खुला रहता है, 24 आवर्स फोन पे अवेलेबल रहते हैं। और मैं समझता हूँ जितना समय वो बने हैं, आज कोई दिन ऐसा नहीं, उनकी दिनचर्या देखें। अभी मैं बैठा ही था, 2-3 हमारे प्रदेश महामंत्री थे, सबके बीच में 90 के 90 विधानसभाओं में कब कैसे जाएंगे वो सारा टूर प्रोग्राम हमारा हो रहा था। और इसी तरह से हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मोहन भड़ोली जी, वो भी 22 के 22 जिलों में प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के नाते से सारे सिस्टम को करेंगे। और नायब जी हमारे मुख्यमंत्री जी, वो पूरे प्रदेश के अंदर एक मासिस के अंदर जाकर मेरे कुरुक्षेत्र के सभी जो जागरूक मेरे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत, पूरे हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में है उसकी शुरुआत जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर धर्म के लिए युद्ध हुआ, आज यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। ये 90 की 90 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होने वाला है, ये रैलियां होने वाली हैं। और सबसे पहली रैली थानेसर के अंदर कल हमारी शुरुआत है, जिसमें हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी विप्लव देव जी, और जो हमारे संगठन के भी प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी, और सह प्रभारी जो हैं सुरेंद्र नागर जी, वो रहने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस रैली को संबोधित करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी संबोधित करेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली जी रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री राविंदर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी के पास निमंत्रण, कुलदीप बिश्नोई जी, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी, किरण चौधरी जी, जो भी एक प्रदेश के अपने कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, सबको निमंत्रण भेजा गया है। इस शंखनाद से शुरुआत हो रही है। कल यहाँ पर चुनाव का विजय का शंखनाद होगा और इसमें सीधा समाज के बीच में जाकर जो पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर हरियाणा के परिवर्तन को लेकर जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जिस तरह से पहले थोड़ा पक्षपात की राजनीति होती थी, तेरे मेरे की राजनीति होती थी, मेरे क्षेत्र का है, मेरे रोहतक की चौधर है, मेरी यहाँ की चौधर है, उस तरह क्षेत्रवाद, परिवारवाद, और मैं कहीं कहीं देखता था कहीं कहीं जातिवाद भी विषय होता था। इन सारी चीजों से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। वो जो इन्होंने उस वक्त अपने समय जो गलत काम किए, वो भी लोगों को याद रखेंगे कि जब कांग्रेस का राज था या उससे पहले जो भी राज रहे, हरियाणा के अंदर किस तरह से भेदभाव होता था, ये सारी बातें उनके सामने रखेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। मैं आप सबका, क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती से हो रहा है, हम सबका दायित्व बनता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जो एक गरीब परिवार का बच्चा, मैं हमेशा कई बार बोलता हूं, मुझे लगता है प्रोटोकॉल के नाते बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, एक साधारण से परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मैं याद करता हूं उस दिन को, क्योंकि मैं भी लगभग कॉलेज छात्र राजनीति से लेकर 87 से भारतीय जनता पार्टी में बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश तक अनेक दायित्वों में रहा। मैं देखता था नायब सैनी जी कंप्यूटर के ऊपर प्रदेश कार्यालय के ऊपर बैठे होते थे, काम करते थे, उसको गाड़ी लेके चले भी जाते थे लेने के लिए। उन्होंने प्रत्येक ऐसा काम जो एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी करता है, ऐसा काम नायब जी ने किया। आज वो साधारण कार्यकर्ता जो विलक्षण प्रतिभा का था, आज भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ग्रूम करके आज वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। और जिस तरह से आप देखिए, रात भर उनकी घर, उनका कार्यालय खुला रहता है, 24 आवर्स फोन पे अवेलेबल रहते हैं। और मैं समझता हूँ जितना समय वो बने हैं, आज कोई दिन ऐसा नहीं, उनकी दिनचर्या देखें। अभी मैं बैठा ही था, 2-3 हमारे प्रदेश महामंत्री थे, सबके बीच में 90 के 90 विधानसभाओं में कब कैसे जाएंगे वो सारा टूर प्रोग्राम हमारा हो रहा था। और इसी तरह से हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मोहन भड़ोली जी, वो भी 22 के 22 जिलों में प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के नाते से सारे सिस्टम को करेंगे। और नायब जी हमारे मुख्यमंत्री जी, वो पूरे प्रदेश के अंदर एक मासिस के अंदर जाकर उस सारे विषय को रखेंगे। मैं आपसे सब पत्रकार बंधुओं से ये प्रार्थना करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि जो हमारा सही पक्ष है वो भी लोगों के सामने आना चाहिए, हमारी बात भी सामने आना चाहिए। आपके इस सहयोग के लिए धन्यवाद।
आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न हो देखिए, ये केवल विधानसभा थानेसर की रैली है, लेकिन क्योंकि प्रदेश का चुनाव का कैंपेन भी यहां से लॉन्च हो रहा है, इसलिए प्रदेश के सब बड़े नेता यहां पर आएंगे और प्रदेश के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, आसपास के क्षेत्रों के, मान लो बेदी जी बैठे हैं, ये शाहबाद विधानसभा, इनके क्षेत्र के भी प्रमुख कार्यकर्ता यहां पर आएंगे। पूरा जिला, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, इन्होंने पूरा जिला इन्वॉल्व किया है, आसपास के क्षेत्र के कार्यकर्ता भी आएंगे। भाटिया जी, आपने कहा कि नायब सैनी रात को भी समस्या सुनते जनता की देखा भी गया है, क्या यह मनोहर लाल की कमजोरी रही है कि वो वहां पर जो कबीर कुटिया थी वहां लोगों को बहुत कम मिलते थे? देखिए, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 5 लोकसभा सीट हारी है। देखिए, हर एक का काम करने का वर्किंग स्टाइल होता है। अगर मैं कहूं, माननीय मनोहर लाल जी अगर मेरी नजर में देखें तो मैं समझता हूं कि आज तक हरियाणा के इतिहास के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हुए, चौधरी बंसीलाल रहे, चौधरी भजनलाल रहे, चौधरी देवीलाल रहे, चौटाला जी रहे, हुड्डा जी रहे, सब ने अपने तरीके से इस हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने अपने तरीके से, अपनी कार्यशैली से। लेकिन अगर मनोहर जी का कार्यकाल उनके कार्यकाल की तुलना की जाए, उनके अच्छे काम उन्होंने किए। मैं पहले वालों को भी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद, अपने परिवार को बढ़ाने का मामला और सिस्टम के अंदर, चौधरी भजनलाल जी का भी आप याद करते हैं कार्यकाल को, चौधरी बंसीलाल, हर एक की अपनी अपनी विशेषता थी, लेकिन संपूर्णता से गरीब आदमी को उसका हक मिले, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो इस पंक्ति के अंदर बैठा है उसको न्याय मिले और ऑनलाइन मिले, धक्के ना खाने पड़े। पेंशन के लिए मैं देखता था, बुजुर्ग 500-700 रुपए की पेंशन होती थी, लोग सारा दिन सुबह जाते थे, खाना भी साथ में लेके जाते थे और नीचे स्कूल के ग्राउंड में, गांव की चौपाल में नीचे बैठे थे घंटों घंटों। आज उनके बैंक में खटाखट से 3,000 रुपए जाते हैं। लाल डोरे के जितने भी होते थे, गांव छोड़ के कोई शहर में काम करने के लिए, उसका बीच में प्लाट पड़ा, उसका घर पड़ा है, पड़ोसी घुस जाता था या परिवार का कोई व्यक्ति घुस जाता था, आपस में फौजदारी होती थी, सिर फूटते थे। मनोहर लाल जी ने वो भी एक नया काम किया, उनको मालिकाना हक दिया, आज कोई झगड़ा नहीं होता। आयुष्मान योजना जो हिंदुस्तान में मोदी जी लेके आए, उन्होंने एक सीमित, अगर उस केंद्र की योजना को लागू करते तो लगभग 9.25 लाख परिवार हरियाणा के अंदर उसके लाभान्वित होते। आज कोई घर ऐसा नहीं, कोई घर ऐसा नहीं, चाहे वो कितना पैसे वाला है, कम पैसे वाला है, मनोहर लाल जी ने सबको उस दायरे के अंदर ले आए कि सबको आयुष्मान भारत के तहत इलाज मिलेगा, चाहे उसको चिराग हरियाणा का नाम, चिरायु हरियाणा का नाम देके किया। ऐसे सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं सांसद था करनाल से, प्रधानमंत्री जी हमारी सीधी बैठक लेते थे, ऐसे सैकड़ों काम हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उदाहरण देते थे, वो कहते थे मैंने जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं बनाई, हर प्रदेश ने अपनी ताकत के अनुसार उसको लागू किया। एक हरियाणा के मनोहर लाल ऐसे हैं जिन्होंने मेरे बताए हुए काम को भी सवाया करके जनता को लाभ पहुंचाया। तो हमारा मन था, मस्तक था, गर्व से ऊंचा होता था कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात है। श्रेष्ठ मुख्यमंत्री, ये भी उन्होंने आदर्श बनाया। आप कांग्रेस का देखो, कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर कितनी इन फाइटिंग है। आज तक 10 साल के अंदर वो अपने जिला अध्यक्ष भी नहीं बना सके, ये हालत उनके संगठन की है। आज किसी चुनाव को लेकर शैलजा जी का जो बयान आता है वो अलग आता है, जो उनके पार्टी के प्रधान है उनका बयान आता है, अगले दिन कोई बोलता भी हम इससे सहमत नहीं है। केवल कांग्रेस पार्टी एक परिवार सीमित, मैं मुख्यमंत्री बनूं या मेरा बेटा बने, कांग्रेस के सभी नेताओं को आपके सामने है, चाहे वो अशोक तंवर रहे हो, चाहे किरण चौधरी रहे हो, और शैलजा जी उसमें रह रही हैं, रणदीप सुरजेवाला जी को किस तरह से इन्होंने जींद के उपचुनाव के अंदर बुरी तरह हराया। केवल एक परिवार को, कहने को नाम कांग्रेस जरूर है, लेकिन एक परिवार की राजनीति है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मनोहर लाल जी ने दिया, जिस तरह रामायण में हम सुनते थे कि राम जी ने एकदम से वनवास लिया और भरत को कहा गद्दी पे बैठे, और भरत जी कहते थे राम जी नहीं, मैं आपकी खड़ाऊ लेके गद्दी के ऊपर बैठूंगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हरियाणा की राजनीति में किसने दिया, तो रात रात के अंदर मनोहर लाल जी ने स्वयं, मैं कहता हूं हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, जिसमें नायब जी भी एक है। अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा उन्होंने 2 साल पहले व्यक्त करी केंद्र के अंदर, अब आपको नई टीम को लेके आना चाहिए। माननीय मनोहर लाल जी की इच्छा से कोई ये बोले, अपोजिशन कुछ बोले, हटाया गया, किया गया,
मैं अंदर की बात आपको बिल्कुल साक्षी तौर पे बता रहा हूं कि उनकी खुद की इच्छा थी कि एक नई लाइन भी, सेकंड लाइन भी तैयार आनी चाहिए। ये केवल और केवल ये संस्कार आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखेंगे, कांग्रेस का इससे दूर दूर का कोई नाता नहीं है। भाटिया साहब, बड़ी अच्छी योजनाएं आपने बनाई। हम हर दिन देखते हैं, फिर भी जो हमारे लघु सचिवालय है, आए दिन का भी कोई अपना सरकारी कर्मचारी को ओपीएस को लेके है या कोई और कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। देखिए, ओपीएस पर आपका बिल्कुल सही है, कर्मचारियों में इस बात का थोड़ा सा रहता है, ओपीएस को लेकर, कई अन्य चीजों को लेकर। लेकिन मैं एक बात, एक साधारण व्यक्ति के नाते, मैं कर्मचारी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं एक विश्लेषण करूं और राजनीति से ऊपर उठ के करूं, अगर मैं वोटों से डरूं, वोटों की चिंता करूं, तो मुझे लगेगा यार कर्मचारी मेरे इस बयान के बाद वोट ही नहीं देंगे और मेरे पार्टी के लोग कहेंगे कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर हम कहें तो हरियाणा की जितनी आबादी है, लगभग 3.25 करोड़ की, अगर पक्के सरकारी कर्मचारी हम सोचें तो ये सोच सकते हैं कि 6 लाख हमारे कर्मचारी हैं। आप आंकड़े निकालिए, ये संजय भाटिया की बात नहीं है, ये बीजेपी की बात नहीं है। अगर पूरे हरियाणा का बजट 100 रुपए है, मान लो 100 रुपया बजट है, तो 65 से लेके 70 रुपए तक सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में, उनके खर्चों में जाता है। बाकी 30% के अंदर आपको स्टेट की डेवलपमेंट भी करनी है। जब इतना बड़ा पैसा अगर उसके बाद ओपीएस भी लागू होता है, जो 30 रुपए बचते रहने के लिए बिजली दे पाओगे, फिर वही बात होगी कि बिजली 2 घंटे आई, आप किसी को पानी नहीं दे पाओगे, किसी को सड़क नहीं दे पाओगे। इतने हाईवेज बने हैं, इतनी रोड्स बनी है, इतनी कनेक्टिविटी बनी है, इतनी रेलवे लाइंस, नए ट्रैक बिछ रहे हैं। आप घर से बाहर निकलते हो, शहर के अंदर हम परेशान होते हैं ट्रैफिक से, अपने घर तक पहुंचने में हमें आधा घंटा लगता है। एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने में आप कितनी स्पीड से, 140 120 की स्पीड से चला के जाते हैं। तो ये जो बदलाव हुआ, ये आपने देखा। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी उपलब्धियों की बात करे, भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों के बारे में बात करे, आप में से ही अभी थोड़ी देर में लोग कहेंगे यार बस कर, बहुत हो गए। मोदी जी के किए हुए कामों की चर्चा करें, मनोहर लाल जी के किए हुए कामों की चर्चा करें, तो मैं समझता हूं ये 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, ये 2 दिन का सेमिनार चाहिए। अपना प्रचार बीजेपी से सवाल उनके बहुत अच्छी बात है। कई बार मैं छोटा होता था, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। कोई भी धार्मिक या सामाजिक संस्था होती थी या मंदिर में होता था, तो क्या होता था कि कोई आदमी बड़े जो भी समाज का, धर्म का काम करता है, गुरुद्वारे का करता है, मंदिर करता है, अपना घर भी उसके अंदर श्रद्धावान होता है, उसमें लगा देता है। लेकिन पूरे समाज के बीच में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसने कभी 10 रुपए का चंदा नहीं दिया होता, सबसे पहले खड़ा होकर हिसाब वही मांगता है, हमें हिसाब दीजिए, ये जो लाखों रुपए का दान आया, पुण्य आया, गोलक आई, वो कहाँ गया। अगर उसका व्यक्तिगत देखा जाए तो उसने हरियाणा के अंदर थे, इन्होंने हरियाणा को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। सीएलयू का धंधा इनके था, हजारों एकड़ किसान की कोड़ियों के भाव एक्वायर हुई और बिल्डर को रिलीज की गई, ऑन रिकॉर्ड की बात है। इनको देखा जाए कि इन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी, इनके साले का बेटा का टेंडर होता था कि भाई ये जिला चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, ये गुड़गांव चाहिए, तो इतना पैसा लगेगा। ये जनता बोलती है इस बात की। इनको नौकरी देनी होती थी, पैसे की नौकरी, सिफारिश की नौकरी तो अलग की बात है। मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन ओथ कह रहा हूं, इन्होंने ऐसे भी SCS अधिकारी बनाए जिनको बोला कि आपको SCS अधिकारी बनाएंगे, आपको हमारे परिवार के अंदर बेटी का रिश्ता लेना पड़ेगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये व्यक्ति हिसाब मांगने के लायक है, जिनका जीवन तक सीमित रहे। ज्यादा बात होती थी तो किलोई की बात करते थे, उससे ज्यादा बात होती है रोहतक की चौधर की बात करते थे। आप रोहतक की चौधर की बात करते हो तो आप भिवाड़ी कौन देखेगा भाई, हिसार कौन देखेगा, पानीपत कौन देखेगा, करनाल कौन देखेगा, कुरुक्षेत्र। क्या आप केवल रोहतक के मुख्यमंत्री थे? क्या पूरे हरियाणा का इतने जिले हैं, वहां आपकी कोई नहीं बनती थी? जिन्होंने हमेशा जात पात की राजनीति करी। मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस भाईचारे को दोबारा कायम किया है। इन्होंने आग लगाने में, हरियाणा को आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इनके सारे काले कारनामों को
जो कल से रैली से शुरुआत होने जा रही है, इनके सारे काले कारनामे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सच्चा कार्यकर्ता सेल्फलेस होकर जो सच्चा है वो के बात करेगा। पाटिल साहब 2019 में 70 पार का नारा दिया था और लोकसभा में 400 पार, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ी है। इस दफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कोई नारा दे रही है, पता लगा कि ऐसा कोई नारा नहीं दे रही जो फिगर वाला। मैं आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे को एक्चुअल में मैं अपने आप को सही पूछो तो मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइप का आदमी नहीं हूं। मैं थोड़ा इमोशनल हूं, मैं भावनात्मक हूं। मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं। मैं हुड्डा साहब के परिवार के अंदर उनके भाई की डेथ हुई, मैं अफसोस करने के लिए गया, तो उस वक्त दोबारा हमारी सरकार बन चुकी थी, तो बातचीत हुई, अफसोस करके मैं उठने लगा तो हुड्डा साहब ने हल्का जैसे पॉलिटिकल कटाक्ष होता है, दीपेंद्र जी भी वहीं बैठे थे, शादीलाल बत्रा जी बैठे मुद्दे पे जो हरियाणा जला वो भी उन्होंने कहा, तो मैंने उसका भी उनको जवाब दिया। उसकी आज जरूरत नहीं है, मैं समझता नहीं। उन्होंने 75 पार वाली बात भी करी। उन्होंने कहा भाटिया जी आप तो 75 पार कहते थे और आपकी आई 40, हमने बेरा होंदा कि हमारी 31 आनी, हम थोड़ी मेहनत और कर देते। अक्षरशः श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी के ये शब्द थे जो मैं आपके सामने मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। ये हमारी पारिवारिक बैठे परिवार के अंदर बात हुई पॉलिटिकल, तो कहने लगे भाई हमने बेरा होंदा भाई ये 31 हमारी आनी, हम तो थोड़ी सी और मेहनत कर देंगे। तो मैंने उनको वही जवाब दिया और मैं आज आपको वही बता रहा हूँ। मैं कहा तुमने कोई गलती हो रही के, थारी 31 आई के? मैं कहा थारी 31 को नहीं, और किसकी आई 31? हमारी 31 आई। मैं कहा थारी 31 को नहीं आई, ये 31 उनकी आई जो बीजेपी को हराने के लिए वोट देना चाहते थे। और कहना तुम जो 75 पार कहते थे, मैं कहा तो थारे चक्कर में कमे थे। थारे 75 पार के चक्कर में, हमारे नारे के चक्कर में आपके कैंडिडेट और आप इतनी दहशत में आ गए। आधों ने तो टिकट ही को नहीं ली, हिसार वाले ने टिकट को नहीं ली, पानीपत वाले ने टिकट को नहीं ली, करनाल वाले ने टिकट को नहीं। मैं कैसे 10 आदमी थारी टिकट को नहीं ली। इतनी दहशत बीजेपी की बन गई थी 75 पार की। मैं तो थारे चक्कर में हमारी रणनीति थी। अब भी जो हम कर रहे हैं अपनी रणनीति के तहत है, युद्ध का मैदान है। देखो कौरवों पांडवों का युद्ध यहाँ पर हुआ था, धर्म युद्ध था, तो युद्ध में तो हम अपनी टैक्टिक्स अपनाएंगे, वो अपनी अपनाएंगे, लेकिन जीत मैं आपको कह रहा हूं सच्चाई की होगी। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में सच्चाई की जीत हुई थी, धर्म की जीत हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से गरीब का भला और बिना भेदभाव के, बिना जात पात के अगर सोचा है पूरे हरियाणा के अंदर, तो मैं कहूंगा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, मेरा पूर्ण विश्वास है कि सत्ता में आने जा रही है। संजय भाटिया कहां से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और कहां से लड़ेंगे? बड़ा आपने हॉट सवाल मेरे से पूछ लिया। मेरे लिए आज ये बड़ा धर्म संकट है कि मैं उसको ओपन करूं कि ना करूं। मैं जैसे नायब सैनी जी, मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है आज मेरी शाम को पेशी लगने वाली है और निकाल चल रही है, तो मैंने मेरे को बाबू जी ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे अगर आप, क्योंकि चल चुका था सिस्टम के थोड़ा बदलाव करना, ये करना है, तो आपको कौन सा लड़ना है? मैं कहा आप, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं केवल ऑर्गेनाइजेशन का काम करूंगा। मैंने उनको किया, उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा नहीं संजय जी आप विचार करो, अभी दोबारा इंटरनल बात बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए कोई रेलेवेंसी नहीं है। आप कहते नहीं, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, आप कैसे बोल सकते हो? मैं कहा ये आप अंदर मेरे से बंद कमरे में पूछ रहे हो, तो मैं अपनी राय तो आपको दे सकता हूँ। अब वही बात मेरे सह प्रभारी हैं सुरेंद्र नागर जी, वो एक दिन पानीपत आए कि संजय जी आप विचार करो, तैयारी करो। मैं कहा भाई साहब आप ये मत करना बिल्कुल। तीसरा माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मुझे पता कल मेरी पेशी लगनी है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने मेरे को कहा कि संजय जी आप देखो कहाँ से लड़ना है चुनाव, क्या तैयारी है? मैं कहा भाई साहब मैं नहीं लड़ूं। वो एकदम से गुस्सा कर गए, उन्होंने मेरे को डांटा कि संजय जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप कैसे मना कर सकते हो, ये पार्टी है। मैं कहा देखो मेरी राय आप पूछोगे तो मैं अपनी राय दूंगा, मैं 100% मेरी राय है। और भाई साहब ने, मैं इनका स्नेह देख रहा हूँ, एक कार्यकर्ता के लिए इनका स्नेह है, मैं चाहे परिचय नहीं भी होगा लेकिन इनका स्नेह है। इस वक्त मेरा मन है कि मैं इस विधानसभा चुनाव के लिए 100% मेहनत करके तीसरी बार अपने नायब सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊं, ताकि जो भय का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया था, आप याद करो जब हुड्डा साहब की सरकार थी या उससे पहले की सरकारें थी, किस तरह से गुंडागर्दी होती थी। रात रात में कहते थे, प्लाट में घुस जाते थे, कहना भाई तेरा प्लाट को नहीं तो कागज मारे हैं,
अनऑथराइज कॉलोनी में आपको पता है मुश्तरका खाते हैं, सब को शेरर होते हैं, सड़कों वाले भी रजिस्ट्री करा के प्लाट में घुसते हैं। आज ये पाप के राज को, और सबसे बड़ी बात, गुंडे बदमाश जेल में बैठे होते थे और यही पॉलिटिशियन उनको सपोर्ट करते थे। मैं ये नहीं कहता कि आज कोई बदमाशी नहीं करता होगा, आज कोई बेईमानी या रिश्वत नहीं लेता होगा, लेकिन किसी दफ्तर में, लेकिन जो पहले टॉप लीडरशिप, पहले के मुख्यमंत्री के समय में मुख्यमंत्री के परिवार से करप्शन चलती थी नीचे, आज हम दावे से कह सकते हैं कि मनोहर लाल जी जितना टाइम मुख्यमंत्री रहे या नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता। इक्का दुक्का करप्शन का मामला सामने आता होगा और पकड़े भी जा रहे हैं, रोज पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन आपको टॉप लीडरशिप के अंदर कोई भी आदमी करप्शन में इन्वॉल्व दिखा नहीं मिलेगा। बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव? 100% लड़ेगी, 100% अकेले लड़ेगी। पहले भी हम अकेले लड़े थे, अब भी हम अकेले लड़े। भाटिया जी, पिछली दफा 2007 के चुनाव में आपके जो टॉप मंत्री थे वो हार गए थे जी। इस बार तो ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, जो चुनाव हारे, देखो हार जीत जीवन का वो पहलू है। जो चुनाव हारे उसकी और हारने वाला व्यक्ति भी आत्मचिंतन करता है। जो पिछली बार चुनाव हुआ, जो हमें मालूम नहीं था कि इन्होंने अंदर खाते इतना करंट जहर बना लिया था, वो मैं ओपन नहीं करना चाहता मीडिया, किस बात का जहर था। जहां भारतीय जनता